ए। सही उत्तर चुनकर लिखिए। 1। पारिस्थितिकी में जीवों और उनके संगठनों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जितने स्तरों में होता है वो है। सही उत्तर आंसी 4। व्याख्या। पारिस्थितिकी इकोलॉजी के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं: जीव ऑर्गेनिज्म, समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी और बायोम पारितंत्र बायोम इकोसिस्टम। 2। पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई है। सही उत्तर ए। पारितंत्र इकोसिस्टम। व्याख्या। पारितंत्र पर्यावरण की वो बुनियादी क्रियात्मक इकाई है जहां सजीव और निर्जीव घटक आपस में क्रिया करते हैं। 3। ध्रुवीय भालू पोलर बेर शीत ऋतु में करता है। सही उत्तर सी। शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन। व्याख्या। कड़ाके की ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए ध्रुवीय भालू सर्दियों में गहरी नींद शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। 4। उष्णकटिबंधीय जंतुओं में अधिकतम वृद्धि होती है। सही उत्तर ऑफ बी। ग्रीष्म ऋतु में बटा और सी। बसंत ऋतु में। नोट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अनुकूल तापमान और नमी के कारण बसंत और ग्रीष्म ऋतु के दौरान जीवों और वनस्पतियों में सबसे तीव्र वृद्धि देखी जाती है। आपके स्कूल के पाठ्यपुस्तक के अनुसार और सी बसंत ऋतु में या और बी को प्राथमिकता दी जा सकती है। 5। कोनधारी वृक्ष का उदाहरण है। सही उत्तर ए। साइकस साइकास। व्याख्या। दिए गए विकल्पों में से साइकस एक अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म पौधा है जो शंकुधारी या कोनधारी वर्ग के करीब आता है। बाकी आम, कटहल और नागफनी आवृत बीजी मरुद्भिद हैं। 6। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहा जाता है। सही उत्तर बी। आबादी वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। व्याख्या। किसी निश्चित समय में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर ही उस जनसंख्या या आबादी की वृद्धि दर को तय करता है। 7। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से अमोनिया बनने की क्रिया को कहा जाता है। सही उत्तर बी। अमोनिफिकेशन एमोनिफिकेशन। व्याख्या। मृत जीवों या उत्सर्जी पदार्थों के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया अमोनिफिकेशन कहलाती है। 8। वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु है। माइनस। सही उत्तर ए। राइजोबियम राइजोबियम। व्याख्या। राइजोबियम दलहनी पौधों जैसे मटर चना की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने वाला एक सहजीवी सिम्बायोटिक जीवाणु है। 9। एक उच्च उपभोक्ता है। सही उत्तर और ए। बाघ। व्याख्या। बाघ खाद्य श्रृंखला फूड चेन के शीर्ष पर आता है जो एक मांसाहारी और उच्च शीर्ष उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर है। 10। किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है। सही उत्तर सी। उत्पादक प्रोड्यूसर। व्याख्या। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। 11। पारितंत्र में विघटन का कार्य करते हैं। सही उत्तर ए। जीवाणु बैक्टीरिया। व्याख्या। जीवाणु बैक्टीरिया और कवक फंजी अपघटक या विघटनकर्ता डिकम्पोजर्स होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। 12। पशुओं का बाह्य परजीवी है। सही उत्तर सी। जोंक लीच। व्याख्या। जोंक पशुओं के शरीर के बाहर चिपककर उनका खून चूसती है, इसलिए यह एक बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट है। 13। एक परजीवी पौधा है। सही उत्तर ए। कसकुटा कैस्कुटा अबा अमरबेल। व्याख्या। अमरबेल कसकुटा में क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरे पौधों के ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन और पानी सोखता है। 14। किसी पारितंत्र के संरचनात्मक 2 अवयव हैं। सही उत्तर सी। जैविक तथा अजैविक बायोटिक एंड एबायोटिक। व्याख्या। किसी भी इकोसिस्टम पारितंत्र के 2 ही मुख्य घटक होते हैं: जैविक सजीव जैसे पेड़ पौधे जंतु और अजैविक निर्जीव जैसे हवा पानी मिट्टी। 15। पारितंत्र में विविध पोषी को कहा जाता है। सही उत्तर बी। उपभोक्ता कंज्यूमर। व्याख्या। विविध पोषी
हेटेरोट्रॉफ्स वे जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। 16 पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदा होता है। सही उत्तर ए, एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल। व्याख्या: पारितंत्र में ऊर्जा हमेशा सूर्य से उत्पादक पौधों और फिर उपभोक्ताओं की तरफ एक ही दिशा में बहती है, ये कभी उल्टी दिशा में नहीं लौटती। 17 वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। सही उत्तर ऑन बी, 78। व्याख्या: हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78%, 78.08% है। 18 दुनिया का 90% भोजन कितनी प्रमाणित खाद्य किस्मों से होती है? सही उत्तर और D15। व्याख्या: दुनिया की खाद्य सुरक्षा मुख्य रूप से बहुत सीमित फसलों पर टिकी है। वैश्विक स्तर पर इंसानों का लगभग 90% भोजन केवल 15 मुख्य पौधों की प्रजातियों जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि से आता है। 19 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सही उत्तर सी, कोयला, कोल। व्याख्या: कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका भंडार सीमित है और एक बार खत्म होने पर इसे दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल स्रोत है। 20 वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। सही उत्तर ए, 20.60। व्याख्या: वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.95% होती है, जो दिए गए विकल्पों में 20.60 के सबसे करीब और सटीक बैठती है। और बी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ए, तापीय विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? उत्तर अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि यह मुख्य रूप से कोयले के जलने से बनती है। और बी, निर्वहनीय जल प्रबंध का एक उपाय लिखिए। उत्तर वर्षा के जल का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना। यह सी, ऑक्सीजन चक्र किसे कहते हैं? उत्तर पर्यावरण और सजीवों के बीच ऑक्सीजन के आदान प्रदान और उसके पुनर्चक्रण की प्राकृतिक प्रक्रिया को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ईडी 10% नियम किसने प्रतिपादित किया? उत्तर रेमंड लिंडीमन ने वर्ष 1942 में। ऑफी, द्वितीय उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर मेंढक या बिल्ली, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ऑफ एफ, हाइड्रा प्राणी के शरीर पर पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है? उत्तर जूक्लोरेला। और जी, 12 अक्टूबर 1999 ई0 को विश्व की आबादी कितनी हो गई थी? उत्तर 6 अरब 6 बिलियन। एच, बायोम क्या है? उत्तर एक विशाल प्राकृतिक भूभाग जहां की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतुओं में एकरूपता पाई जाती है, जैसे मरुस्थल बायोम, टुंड्रा बायोम। आई, ऑर्टिकोलॉजी क्या है? उत्तर किसी एक ही प्रजाति, सिंगल स्पीसीज के व्यक्तिगत जीव का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ऑर्टिकोलॉजी कहलाता है। और जे, सिनेकोलॉजी क्या है? उत्तर एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के समूहों या पूरे समुदाय, कम्युनिटी का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन सिनेकोलॉजी कहलाता है। क्रम सजाने और मिलान वाले प्रश्न। और के, निम्नलिखित सजीवों को खाद्य श्रृंखला में सही क्रम में सजाइए। ऑफ आई, किंगफिशर, मछली, शैवाल। सही क्रम शैवाल, राइटारो मछली, राइटारो किंगफिशर। आई, सांप, चूहा, हरा पौधा, बाज। सही क्रम हरा पौधा, राइटारो चूहा, राइटारो सांप, राइटारो बाज। एम, हरा पौधा, उत्पादक, इस्टू जीवाणु, इंस्टेबिलिटेंगे पुई। उत्तर अपघटनकर्ता या विघटनकर्ता, डीकंपोजर। ओम एन, नाइट्रोजन चक्र के घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन। सही क्रम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइट एरो अमोनिफिकेशन, राइट एरो नाइट्रिफिकेशन, राइट एरो डिनाइट्रिफिकेशन। ओ, निम्नलिखित में से बेमेल को अलग कीजिए। जल विद्युत, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उत्तर कोयला, क्योंकि ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जबकि बाकी सभी नवीकरणीय हैं।
P. Phytoplankton Chlamydomonas Ichthyoplankton Ichthyoplankton Ichthyosuchi। उत्तर डाफनिया, डैफनिया या साइक्लॉप्स, साइक्लॉप्स या सामान्य रूप से जल पिस्सू ब वाटर फ्ली। इफ सी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आई पौधे नाइट्रेट टेक्स्ट NO_3 कैरेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आई राइजोबियम एक सहजीवी सिम्बियोटिक जीवाणु है। आई प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का एक आवश्यक तत्व नाइट्रोजन टेक्सटैन है। IV पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य सन है। ऑफवी किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। VI जीवाणु बैक्टीरिया और कवक फंजी पारितंत्र के अपघटन करता है। 5 पौधे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स्ट को _2 के रूप में ग्रहण करते हैं। 8 पारितंत्र के उत्पादक हरे पेड़ पौधे हैं। IX पौधे अधिकतम प्रकाश पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन एडेप्टेशंस अपनाते हैं। ऑफेक्स सेट्सी मक्खी टी सेट्स फ्लाई 88% से अधिक आर्द्रता होने पर भोजन रक्त चूसना ग्रहण नहीं करती है। ईडी निम्न में से सही या गलत का चुनाव करें। ऑफ आई कृषि उत्पादन में वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। उत्तर सही व्याख्या। तारांकन 1960 के दशक में आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग से खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई उसे ही हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। आई हिरण एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। उत्तर गलत व्याख्या। हिरण केवल पेड़ पौधों को खाता है, इसलिए ये एक शाकाहारी जीव है और खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होता है। आई फीता कृमि एक बाह्य परजीवी का उदाहरण है। उत्तर गलत व्याख्या। तारांकन फीता कृमि टेपवर्म मनुष्य और अन्य पशुओं की आंत के अंदर रहता है, इसलिए ये एक अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट है, बाह्य नहीं। IV पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। उत्तर सही व्याख्या। पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी प्रकार की पारिस्थितिक ऊर्जा और जीवन चक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। ऑफ कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उत्तर सही व्याख्या। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पारंपरिक या जीवाश्म ईंधन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की श्रेणी में आते हैं, जिनका उपयोग हम सदियों से करते आ रहे हैं। ऑफ स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करें माइनस। खाद्य श्रृंखला फूड चेन के स्तरों के आधार पर सही मिलान नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा। स्तंभ -A स्तंभ -B सही मिलान। एक पौधा ऑन सी उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 2 चूहा और D प्राथमिक उपभोक्ता पौधों अनाजों को खाते हैं। 3 सांप A द्वितीयक उपभोक्ता चूहे जैसे शाकाहारी को खाते हैं। 4 बाज B तृतीयक उपभोक्ता सांप जैसे मांसाहारी को खाते हैं। ऑफ संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ऑफ आई पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का उनके चारों ओर के भौतिक और जैविक पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। आई एक उदाहरण द्वारा समझाइए कि प्राणियों के उपापचय पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तापमान शरीर के भीतर होने वाली उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं और एंजाइमों की सक्रियता को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण छिपकली और मेंढक जैसे शीत रक्त वाले कोल्ड ब्लडेड प्राणी सर्दियों में तापमान बहुत कम होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कम तापमान पर उनके शरीर की उपापचय दर अत्यंत धीमी हो जाती है। इसे बनाए रखने के लिए वे शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन में चले जाते हैं। आई आबादी वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल जैसे 1 वर्ष के दौरान वहां की जनसंख्या या आबादी में होने वाले शुद्ध बदलाव, वृद्धि या कमी की दर को आबादी वृद्धि दर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। इसे मुख्य रूप से प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन माइग्रेशन के अंतर द्वारा मापा जाता है। आईवी आबादी वृद्धि दर को कम करने के 2 उपाय लिखिए। 1 शिक्षा का प्रसार और जागरूकता,
लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे परिवार के महत्व और जनसंख्या विस्फोट के नुकसानों के प्रति जागरूक करना। 2. पारिवारिक नियोजन, फैमिली प्लानिंग, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना और सरकारी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना। परजीविता से आप क्या समझते हैं? यह दो अलग अलग प्रजातियों के बीच का ऐसा ऋणात्मक पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव परजीवी पैरासाइट को पोषण और आश्रय के रूप में लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव पोषक होस्ट को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण: मनुष्य की आंत में फीता कृमि, टेपवर्म का होना या सिर में जूं का होना। ईवीआई सहयोगिता किसे कहते हैं? इसे सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। ये दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच का ऐसा धनात्मक पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों ही जीवों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है और वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। उदाहरण: लाइकेन लाइचन, जो कवक फंगी और शैवाल आल्गी के बीच की एक सहजीवी कड़ी है। ईवी पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी सजीव घटक, जैसे पेड़ पौधे, जंतु और वहां के निर्जीव वातावरण जैसे हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, जब आपस में क्रिया करके एक स्वसंतुलित तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे पारितंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। 8. स्वपोषी को पारितंत्र में उत्पादक क्यों कहा जाता है? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। चूंकि वे पूरे पारितंत्र के अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिक रूप से भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? किसी पारितंत्र में उत्पादकों पौधों से लेकर विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं तक भोजन या ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमिक एक सीधी रेखा वाले मार्ग को खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, जैसे घास राइट एरो टिड्डा, राइट एरो मेंढक, राइट एरो सांप, राइट एरो बाज। खाद्य जाल किसे कहते हैं? किसी पारितंत्र में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन्स आपस में एक सीधी रेखा में न रहकर एक दूसरे से जाल की तरह जुड़ी होती हैं। इस प्रकार बने खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल और अंतर्संबंधित नेटवर्क को खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। इसमें एक उपभोक्ता के पास भोजन के कई विकल्प मौजूद होते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक। ऊर्जा प्रवाह क्या है? 10% नियम समझाकर लिखिए। 2-3 ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो किसी पारितंत्र में सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का उत्पादकों, हरे पौधों से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं और फिर अपघटनकर्ताओं की ओर क्रमिक रूप से स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह हमेशा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। 10% नियम 10% लॉ, इस नियम का प्रतिपादन रेमंड लिंडमैन ने 1942 में किया था। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर जीव अपने से निचले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अपने शरीर में संचित कर पाता है, जो अगले स्तर के उपभोक्ता को मिलता है। शेष 90% ऊर्जा जीव की जैविक क्रियाओं, श्वसन, गमन, उपापचय और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। उदाहरण: यदि पौधों उत्पादक के पास 10,000 टेक्स्ट जे ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हिरण को केवल 1,000 टेक्स्ट जे, द्वितीयक उपभोक्ता भेड़िया को 100 टेक्स्ट जे और तृतीयक उपभोक्ता शेर को केवल 10 टेक्स्ट जे ऊर्जा ही प्राप्त होगी। पारिस्थितिकी में जीवों और उनके संगठनों का अध्ययन किन किन स्तरों में किया जाता है? निजी स्तर में तापमान का महत्व लिखिए। 2-3 पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। पारिस्थितिकी में जीवों और उनके संगठनों का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 स्तरों में किया जाता है। 1. जीव ऑर्गेनिज्म, संगठन की सबसे बुनियादी इकाई। 2. समष्टि या आबादी, पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। 3. समुदाय, कम्युनिटी, एक क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की आबादी का समूह। 4. बायोम या पारितंत्र, बायोम, इकोसिस्टम, विशाल क्षेत्र जहां सजीव और अजैविक पर्यावरण आपस में अंतःक्रिया करते हैं। निजी, व्यष्टि, इंडिविजुअल स्तर पर तापमान का महत्व। एंजाइम सक्रियता, जीव के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होती हैं,
जो एक निश्चित तापमान पर ही सर्वोत्तम कार्य करते हैं। उपापचय दर, मेटाबॉलिक रेट, तापमान बढ़ने या घटने से जीव की शारीरिक क्रियाओं की गति बदल जाती है। अत्यधिक कम या अधिक तापमान पर जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। भौगोलिक वितरण, तापमान ही ये तय करता है कि कोई जीव किस क्षेत्र में रह सकता है। जैसे ध्रुवीय भालू केवल ठंडे क्षेत्रों में रह सकता है। EI प्रवासन क्या है? समझाकर लिखिए। 2-3 प्रवासन, माइग्रेशन, किसी जीव या जीवों के समूह द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अत्यधिक ठंड, भोजन की कमी या प्रजनन के लिए से बचने के लिए अस्थायी रूप से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य अनुकूल स्थान पर जाना और परिस्थितियां सामान्य होने पर वापस लौट आना प्रवासन कहलाता है। विस्तृत विवरण, यह जीवों का एक प्राकृतिक अनुकूलन एडेप्टेशन है। यह मुख्य रूप से पक्षियों, मछलियों और कुछ स्तनधारियों में देखा जाता है। उदाहरण, साइबेरियन क्रेन सर्दियों के दिनों में साइबेरिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हजारों किलोमीटर उड़कर भारत जैसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य आते हैं और गर्मियां शुरू होने पर वापस लौट जाते हैं। IV जीव समुदाय किसे कहते हैं? इनमें प्रतिस्पर्धा किस प्रकार होती रहती है? 2-3 जीव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी, किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आवास में एक साथ रहने वाली विभिन्न प्रजातियों, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की आबादियों के पारस्परिक रूप से जुड़े समूह को जीव समुदाय कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, जब किसी समुदाय में संसाधन जैसे भोजन, पानी, स्थान, सूर्य का प्रकाश या साथी सीमित होते हैं तो जीवों के बीच उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है, जिसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यह 2 प्रकार से होती है। 1. अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा, इंट्रास्पेसिफिक, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच, जैसे भोजन के लिए 2 कुत्तों की लड़ाई। यह अधिक तीव्र होती है। 2. अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, इंटरस्पेसिफिक, 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच, जैसे घास खाने के लिए हिरण और खरगोश के बीच होड़। पारितंत्र के निर्माण में उत्पादक की क्या भूमिका है? विभिन्न उपभोक्ता का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2-3 उत्पादक की भूमिका। उत्पादक हरे पौधे पारितंत्र की नींव हैं। वे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वे न केवल पूरे पारितंत्र के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन X2-2 छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ X2-2 का संतुलन बनाए रखते हैं। विभिन्न उपभोक्ताओं का विवरण। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीव होते हैं जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, खरगोश, टिड्डा। 2. द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारियों का शिकार करते हैं, जैसे मेंढक, लोमड़ी, बिल्ली। 3. तृतीयक उच्च उपभोक्ता, ये शीर्ष मांसाहारी जीव होते हैं जो द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज। OVI खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाकर लिखिए। 2-3 खाद्य जाल, फूड वेब, किसी पारितंत्र में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन्स, एक सीधी रेखा में न होकर आपस में आड़े तिरछे रूप से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार बनने वाले खाद्य संबंधों के एक जटिल और अंतर संबंधित जाल को खाद्य जाल कहते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या। एक प्राकृतिक पारितंत्र में कोई भी जीव केवल एक ही प्रकार के जीव पर निर्भर नहीं रहता। जैसे घास को केवल टिड्डा ही नहीं बल्कि खरगोश और चूहा भी खा सकते हैं। आगे चलकर चूहे को बिल्ली, सांप या बाज में से कोई भी खा सकता है। इस प्रकार कई विकल्प होने के कारण एक जाल बन जाता है। खाद्य जाल पारितंत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि एक जीव की संख्या कम हो जाए तो उपभोक्ता दूसरे विकल्प पर निर्भर हो सकता है। EY कार्बन चक्र क्या है? इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2-3 कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, वायुमंडल, जलमंडल, मिट्टी और सजीवों, पौधों तथा जंतुओं के बीच कार्बन तत्वों के निरंतर होने वाले आदान प्रदान और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को कार्बन चक्र कहते हैं। संक्षिप्त विवरण। यह चक्र निम्नलिखित मुख्य चरणों में पूरा होता है। 1. स्थिरीकरण, ग्रहण करना। हरे पौधे वायुमंडल से X2-2 लेकर प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसे ग्लूकोज भोजन के रूप में स्थिर करते हैं।
जंतु पौधों को खाकर ये कार्बन प्राप्त करते हैं। 2. वायुमंडल में वापसी, तारांकन श्वसन, रेस्पिरेशन। पौधे और जंतु श्वसन क्रिया के दौरान टेक्स्ट-2 बाहर छोड़ते हैं। अपघटन, डिकॉम्पोजिशन। जीवों की मृत्यु के बाद अपघटनकर्ता जीवाणु कवक उनके शरीर को सड़ाकर कार्बन को वापस टेक्स्ट-2 के रूप में मुक्त करते हैं। दहन, कंबशन। लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के जलने से भारी मात्रा में टेक्स्ट-2 वायुमंडल में वापस जाती है। 80. नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2-3 नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस का विभिन्न रासायनिक यौगिकों के रूप में मिट्टी और सजीवों में प्रवेश करने तथा पुनः विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन बनकर वायुमंडल में लौटने के निरंतर चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। संक्षिप्त वर्णन। मुख्य चरण। 1. नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिक्सेशन। वायुमंडलीय टेक्स्ट-2 को राइजोबियम जीवाणु या कड़कती बिजली द्वारा नाइट्रेट्स में बदला जाता है ताकि पौधे इसे ग्रहण कर सकें। 2. अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन। मृत जीवों और उत्सर्जी पदार्थों के जटिल नाइट्रोजन यौगिकों को मिट्टी के जीवाणु अमोनिया टेक्स्ट-NH-3 में बदल देते हैं। 3. नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं द्वारा पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट ऑफ टेक्स्ट-NO-3 में बदला जाता है। 4. विनाइट्रीकरण, डेनाइट्रिफिकेशन। स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस टेक्स्ट-2 में बदलकर वायुमंडल में भेज देते हैं। IX वनों के 3 कार्य एवं 2 उत्पादक उपयोगिता लिखिए। 3-2 वनों के 3 कार्य पर्यावरणीय पारिस्थितिक। 1. जलवायु का नियंत्रण। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा टेक्स्ट-2 सोखकर वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। 2. मृदा अपरदन की रोकथाम। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं जिससे तेज हवा या बाढ़ के पानी से मिट्टी का कटाव नहीं होता। 3. ऑक्सीजन का उत्पादन। वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये भारी मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। 2 उत्पादक उपयोगिता, आर्थिक व्यावसायिक लाभ। 1. इमारती लकड़ी और ईंधन। वनों से हमें घर बनाने, फर्नीचर और ईंधन के लिए बहुमूल्य लकड़ी जैसे साल, सागौन मिलती है। 2. औषधियाँ और कच्चा माल। वनों से अनेक जड़ी बूटियाँ जैसे सिनकोना, सर्पगंधा तथा कागज, रबर, गोंद और रेजिन जैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। ऑफ X1 विनाश से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल संचय क्या है? 2-3 वन विनाश, डिफॉरेस्टेशन। कृषि भूमि के विस्तार, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, सड़कों के निर्माण या अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनों या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके वनों के क्षेत्र को पूरी तरह समाप्त कर देने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भविष्य में उपयोग करने या भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षा के पानी को बहकर बर्बाद होने से रोकने और उसे विशेष टैंकों, तालाबों या गड्ढों में एकत्र करके संरक्षित करने की तकनीक को वर्षा जल संचय कहते हैं। विधि व लाभ। इसमें घरों की छतों से गिरने वाले पानी को पाइप के जरिए भूमिगत टैंकों में डाल दिया जाता है। इससे पानी के संकट के दिनों में जलापूर्ति होती है और कुओं तथा नलकूपों का जलस्तर बना रहता है। XI विश्व खाद्य समस्या का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2-3 विश्व खाद्य समस्या, ग्लोबल फूड क्राइसिस। दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी की तुलना में पर्याप्त, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन का उत्पादन और समान वितरण न हो पाना ही विश्व खाद्य समस्या कहलाता है। इसके कारण आज भी दुनिया के करोड़ों लोग भुखमरी और कुपोषण का शिकार हैं। समस्या के मुख्य कारण। 1. जनसंख्या विस्फोट। वैश्विक आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे भोजन की मांग में भारी उछाल आया है। 2. कृषि भूमि की कमी। शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण उपजाऊ कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है। 3. जलवायु परिवर्तन। अनियमित वर्षा, सूखा, अत्यधिक बाढ़ और मौसम में बदलाव के कारण फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही हैं। 4. आर्थिक असमानता। गरीब देशों या परिवारों तक भोजन की क्रय शक्ति खरीदने की क्षमता न होना भी एक बड़ा कारण है। XI ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यातायात में
अथवा घर में ऊर्जा संरक्षण आप किस प्रकार कर सकते हैं? 2-3 ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कॉन्जर्वेशन। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली का कम से कम और बिना वजह उपयोग न करके उनकी बर्बादी को रोकने तथा ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आदत को ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। साधारण शब्दों में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यातायात और घर में ऊर्जा संरक्षण के उपाय। घर में संरक्षण। 1. जरूरत न होने पर पंखे, लाइट, टीवी और कंप्यूटर के स्विच तुरंत बंद कर दें। 2. पारंपरिक बल्बों की जगह कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग करें। 3. प्राकृतिक प्रकाश, धूप और हवा का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि दिन में लाइट पंखे कम चलाने पड़ें। यातायात, ट्रांसपोर्टेशन में संरक्षण। 1. निजी वाहनों, बाइक, कार के बजाय सार्वजनिक वाहनों, बस, ट्रेन, मेट्रो या साइकिल का उपयोग करें। 2. पास की दूरी तय करने के लिए पैदल चलें। 3. कारपूलिंग। कारपूलिंग माइनस एक ही दिशा में जाने वाले कई लोग एक ही कार साझा करें को बढ़ावा दें, जिससे ईंधन, पेट्रोल, डीजल की भारी बचत होती है।